ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अब केवल दो देशों की सीमाओं के बीच में चल रहा युद्ध नहीं है। ये लड़ाई अब केवल दो देशों की सैन्य ताकतों के बीच में जीतने या हारने की नहीं है। ये लड़ाई इंसानी इतिहास की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं के बीच चल रही सबसे बड़ी टक्कर है, जिसने विश्व को आज दो टुकड़ों में बांट दिया। हिंदुस्तान समेत सारी दुनिया के लोग आज दो हिस्सों में बटे हैं। कोई इजराइल की तरफ है, कोई ईरान की तरफ है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज ये जंग जो है, ये धर्म, सत्ता, परमाणु महत्वाकांक्षाओं की आग में जो धधक रही है, ये दो सभ्यताओं की जंग है। ये जंग इस्लाम और यहूदी ईसाई सभ्यताओं के बीच टकराहट की है। ये ताकत की जंग है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। इस युद्ध में अच्छाई और बुराई का नैरेटिव आज सारी दुनिया ने अपने अपने हिसाब से तय कर लिया है। किसी की नजर में इजराइल सही कर रहा है, किसी की नजर में ईरान ठीक कर रहा है। दोनों ने अपना अपना सच, अपना अपना सही गलत खोज लिया है। और यहां पर युद्ध अब केवल टैंक, बंदूक या मिसाइल से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि शब्द, विचार, प्रचार, परमाणु महत्वाकांक्षा और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पर भी चल रहा है, जहां पर यह मायने नहीं रखता कि कौन ज्यादा सही है। मायने यह रखता है कि कौन अपने अस्तित्व को बचा पाएगा। क्या इजराइल बचेगा या फिर ईरान बचेगा? क्या यह आग सिर्फ रेगिस्तान में ही सुलगती रहेगी या फिर धीरे धीरे जो संकेत मिल रहे हैं, इसमें दुनिया भी झुलसेगी? इसका असर भारत पर क्या होगा? क्या यह युद्ध सीमाओं की रक्षा से कहीं आगे निकल चुका है? दुनिया में कई लोग हैं जो इसे अच्छाई और बुराई का संघर्ष कह रहे हैं। कोई इसे रक्षा और आक्रामकता के बीच का अंतर बताकर युद्ध समझा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज दुनिया में तमाम लोगों ने इजराइल और ईरान के इस युद्ध में अपनी अपनी कहानी, अपने अपने हीरोज ढूंढ ली है। और इस सब के बीच में इजराइल से लेकर ईरान पर शहरों पर सायरन बज रहे हैं। जमीन के नीचे बंकर है, जनता की आंखों में डर है। दुनिया के कई देश जो है इसमें मोहरे हैं, कुछ खुले तौर पर सामने, कुछ पर्दे के पीछे। और सवाल इनमें यह है कि क्या एक गलत कदम रेगिस्तान से सारी दुनिया में तबाही का नया दौर पैदा कर देगा? सवाल यह भी है कि ये युद्ध आखिर क्यों छिड़ा। सवाल यह भी कि कौन कितना ताकतवर है। सवाल यह कि इन दोनों देशों का इतिहास क्या कहता है। सवाल यह कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा, कौन इस जंग में किसके साथ खड़ा है। और भारतीय के तौर पर हमारे ऊपर इजराइल और ईरान की जंग का कितना असर होगा, ये सारी कहानी हम आपको समझाएंगे। लेकिन हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े, ताकि खबरें आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप हमारी ताकत बन सकें। अब बात करते हैं इस युद्ध की। इस युद्ध की शुरुआत होती है इस बार 13 जून 2025, वो तारीख जब इजराइल ने ईरान की नींद उड़ा दी। इजरायली वायुसेना ने तेहरान, इस्फहान और फोर्डो जैसे शहरों में ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। यह हमला हैरान करने वाला था, क्योंकि दुनिया में किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इजराइल का हमला बेहद सटीक और घातक था, जिसमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 138 ईरानी लोग मारे गए। इसमें उनके IRGC के कमांडर हुसैन सलामी भी शामिल थे। इजराइल ने यह दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक हद तक पहुंच गया था। अगर इसे रोका नहीं जाता तो आने वाले समय में दुनिया को यह तबाह कर देता। ऐसे में इजराइल का दावा कि हमने दुनिया को बचाया है, यह हमला जरूरी था। हालांकि इजराइल की कहानी से इतर ईरान की भी एक कहानी थी, जिसमें ईरान के लिए हमला उसकी संप्रभुता पर सीधा वार था। उसके ऊपर युद्ध का खुला ऐलान था और नतीजा जो दुनिया उम्मीद कर रही थी, ईरान ने पलटवार कर दिया। ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ड्रोन इजराइल के तमाम शहरों पर बरसा दी। निशाने पर इजराइल का डिफेंस हेडक्वार्टर था, तेल अवीव का हवाई अड्डा था, उनके परमाणु ठिकाने थे। नतीजा यह हुआ कि इजराइल में सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में दौड़ पड़े, सड़कों पर मलबे के ढेर लग गए। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने कहा कि इजराइल की गुस्ताखी का जवाब हमने दिया है और यह सिर्फ शुरुआत है। यह सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह की तस्वीरें गाजा में आती थी, वही तस्वीरें अब इजराइल के शहरों में दिख रही थी, जहां शहर भर में मलबे का ढेर भरा पड़ा था। यह सवाल भी उठा कि क्या इजराइल का वो अवैध कवच, उनका डिफेंस सिस्टम एक प्रचार था, PR था? इजराइल जो यह दावा करता था कि हमारे डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें बच नहीं पाती हैं, उसके शहर में मलबे दिखाई पड़ रहे थे और ये सवाल उठा रहे थे। हालांकि इजराइल यह दावा करता है कि ईरान ने 150 से अधिक मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे।
अधिकतर को उसके डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिया। सिर्फ 3 से 4 मिसाइलें गिरी और नतीजा जो था वो उन बिल्डिंगों में टूट फूट के तौर पर दिखाई पड़ा। ईरान दूसरी तरफ ये दावा कर रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो कागज का शेर है। वो दिखा रहे हैं तस्वीरें, सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने इजराइल की हवा टाइट कर दी है। जिस आयरन डोम की मिसाल सारी दुनिया देती है, उसकी नाक के नीचे से दर्जनों मिसाइलें हमने ठोक दी है। वहीं इजराइल ये कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। दुनिया उन 3 मिसाइलों पर ध्यान दे रही है जिसकी वजह से ईरान जश्न मना रहा है। इजराइल भी कह रहा है कि इस जवाब का भी जवाब और करारा दिया जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि इजराइल पर जो हमला हुआ उसमें इजरायली नागरिकों की मौत नहीं हुई, लेकिन इजराइल ने जो हमला किया था उसमें 138 लोगों की मौत हुई थी। कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी, जो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ईरान का जवाब भी इजराइल के शहरों में दहशत फैलाने वाला है। भले ही आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन जो मिसाइलें गिरी हैं उनकी तस्वीरें ये बताती है कि बर्बादी इजराइल में भी हुई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब ये युद्ध धीरे धीरे सिर्फ हथियारों का नहीं है, ये युद्ध अब प्रचार का भी हो गया है, मनोवैज्ञानिक दबाव का भी हो गया है। ईरान ने जब मिसाइलें दागी तो उसने इजराइल को एक संदेश भी दिया कि तुम्हारे पास तकनीक है, तुम्हारे पास जज्बा है, रणनीति है, लेकिन जवाब हम भी देंगे। ईरान ने भी अपने प्रॉक्सी समूहों को भी एक्टिवेट कर दिया है। हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर यमन के हुती विद्रोही अब वो भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं, लगातार निशाना साध रहे हैं। ईरान का मकसद है कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाए और उसके सहयोगियों को कमजोर किया जाए। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल ने जो किया है, इस गुस्ताखी का जवाब उसे दिया जाएगा, उसकी आक्रामकता की कीमत उसे चुकानी होगी। ईरान ये भी कह रहा है कि अब वो लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान कह रहा है कि भले ही उसकी मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की तरह हाईटेक ना हो, लेकिन उसके हौसले जज्बे बुलंद हैं और अब वो इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा। अब सवाल ये है कि दोनों देश ये दावा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें लगा कि हम आपको समझा दें कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में कौन कितना ताकतवर है, किसकी कितनी हैसियत है, क्या उसके पास हथियार है। सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास अत्याधुनिक एयरफोर्स है, उनके पास आयरन डोम है, मिसाइल डिफेंस और साइबर जासूसी की जबरदस्त तकनीक है। उनके पास मोसाद जैसी एजेंसी है जिसने बार बार ईरानी वैज्ञानिकों को ठिकाने लगाया है। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, भले ही उसने कभी सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा ना हो। हालांकि इजराइल की भी कमजोरियां हैं। इजराइल का क्षेत्रफल छोटा है, जिससे लंबी जंग में ज्यादा नुकसान होगा। जब कोई मिसाइल इजराइल पर गिरेगी तो उसके शहरों में नुकसान होगा। इजराइल को परेशान करने के लिए हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी समूह जो है वो चारों तरफ से घेर रखे हैं। इनके नागरिकों में दहशत महसूस की जा सकती है क्योंकि वो बंकरों में छिपे हुए हैं। जहां तक बात ईरान की है, ईरान के पास दमदार मिसाइल रेंज है, तेजी से उभरती ड्रोन तकनीक और एक खतरनाक प्रॉक्सी नेटवर्क है जिसमें हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, हुती जो यमन में है और हमास जो गाजा में है, ये ईरान के इशारों पर चलते हैं। हालांकि ईरान की भी कमजोरियां हैं। ईरान की वायुसेना जो है वो कमजोर है, लेकिन उसके भूमिगत ठिकानों पर पहुंचना आसान नहीं है। वायुसेना और हवाई रक्षा में ये सच है कि इजराइल से ईरान पीछे है। परमाणु हथियार भी अभी उसके इनिशियल स्टेज में है, लेकिन ईरान भी अब इजराइल की तरह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इसीलिए वो बार बार संदेश दे रहा है कि इजराइल की तकनीक और सैन्य श्रेष्ठता भले ही उसे बेहतर बनाती हो, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि हमारी मिसाइल क्षमता, प्रॉक्सी नेटवर्क और लंबी जंग की रणनीति हमें भी मजबूत बनाती है। ईरान कह रहा है कि अगर युद्ध फैला तो ईरान के प्रॉक्सी समूह इजराइल को बर्बाद कर मानेंगे। कुल मिलाकर कहें तो इजराइल की तकनीक पर बढ़त है, लेकिन ईरान के पास समय, इच्छा शक्ति और एक लंबी लड़ाई का प्लान नजर आता है। अब सवाल यह है कि इजराइल और ईरान का इतिहास क्या कहता है, कब से ये दोनों लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी जो है वो 1979 में ईरानी इस्लामिक क्रांति में छिपी है। अयतुल्लाह खोमेनी ने इजराइल को नक्शे से मिटाने योग्य दुश्मन कहा था और इसी के बाद से ईरान ने हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी समूह को हथियार देना शुरू किया था, जो इजराइल के लिए खतरा बने। 1982 के लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया। 2003 में जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के सामने आया, उसके बाद से इजराइल ईरान के पीछे गुप्त युद्ध छोड़ चुका है। इजराइल की मोसाद ने 2020-21 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसन समेत कई वैज्ञानिकों की हत्या करवा दी थी। वहीं ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हुतियों के जरिए इजराइल पर कई हमले करवाए।
2023 में गाजा युद्ध और 2024 में हिजबुल्लाह नेता हसन की हत्या ने तनाव को बढ़ाया था और अब जो लड़ाई छिपा कर हो रही थी वो खुली जंग में तब्दील हो गई है, जहां पर दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हथियार गिरा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जंग जब होगी तो ये दो विचारधाराओं की जंग है। माना जा रहा है कि एक तरफ इस्लामिक देश है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने वाले देश है। माना जा रहा है कि ईरान के पास अमेरिका विद्रोही देश है तो इजराइल के पास अमेरिका है। लेकिन हमें लगा कि ये माना क्यों जाए, हम आपको स्पष्ट रूप से बताएं कि किसके साथ कौन खड़ा है। तो इजराइल के समर्थन की बात की जाए तो अमेरिका है। अमेरिका लगातार घातक हथियार और खुफिया जानकारियां इजराइल को दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से वो इजराइल को लगातार ताकतवर बना रहे हैं, सैन्य सहायता दिलवा रहे हैं। नेटो देश जो अक्सर शांति की बात करते हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी है, लेकिन वो भी जमीन पर इजराइल के साथ। जहां तक बात है सुन्नी देश अरब की, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देश जो ईरान को शिया खतरे के तौर पर देखते हैं, उनको लेकर भी ये माना जाता है कि वो भी इजराइल की पीछे से मदद कर रहे हैं। अब ईरान की बात की जाए, ईरान को रूस का समर्थन है। ईरान को S-300 और तमाम डिफेंस सिस्टम या फिर अन्य हथियार जो है वो रूस ने दिए हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन दिए थे। चीन भी आर्थिक तौर पर सहायता करता है, राजनीतिक तौर पर भी साथ खड़ा है और अमेरिका जो प्रतिबंध लगाता है उसके खिलाफ भी खड़ा है। जहां तक बात प्रॉक्सी समूहों की है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये ईरान के इशारे पर चलते हैं, ये उनकी ताकत है। हालांकि इन सब के बीच में भारत जैसे देश भी हैं जो दोनों से रिश्ते बना रहे हैं। इजराइल से रक्षा सहयोग और ईरान से ऊर्जा साझेदारी, और दोनों से संतुलन बनाकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ईरान और इजराइल एक दूसरे से लगातार भिड़ेंगे, लंबी युद्ध करेंगे, तो क्या इसका असर भारत पर होगा? जवाब है हाँ, दो तरह से। एक, हिंदुस्तान में यह माना जाता है कि एक बड़ा वर्ग है जो इजराइल को समर्थन देता है। वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों में ईरान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इजराइल के खिलाफ कोई भी देश जो खड़ा होता है उसे हिंदुस्तान में मुसलमानों का समर्थन मिलता है। तो भारत के अंदर भी एक वैचारिक लड़ाई इन दिनों इजराइल और ईरान युद्ध में देखने को मिल रही है। दूसरा, भारत के सामने चार बड़े खतरे हैं। पहला खतरा तेल का है। भारत अपने 80% तेल की जरूरत जो है वो खाड़ी देशों से पूरा करता है। युद्ध के चलते तेल की आपूर्ति बाधित होगी, कीमतें आसमान छुएंगी, पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान में महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर सऊदी अरब या यूएई जैसे देशों पर हूती हमले बढ़ते हैं तो फिर तेल का संकट और ज्यादा गहरा हो जाएगा। दूसरा, भारत के बहुत सारे लोग हैं जो खाड़ी देशों में रहते हैं। माना जाता है कि कम से कम 22 लाख लोग ऐसे हैं जो दुबई, कतर, सऊदी अरब में काम करते हैं। अगर ये युद्ध और बड़ा होता है तो इन भारतीयों की जान खतरे में पड़ सकती है। साल 1991 में खाड़ी युद्ध में भारत को अपने लाखों नागरिकों को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा था। अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है और दुनिया के बाकी देश इन्वॉल्व होते हैं तो भारत के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन्हें नुकसान होगा। तीसरा, आर्थिक झटका होगा। दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो वैश्विक व्यापार और निवेश उससे प्रभावित होता है। भारत का खाड़ी देशों के साथ $100 अरब से ज्यादा का व्यापार है। अगर यह रुकता है तो फिर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा, शेयर बाजार में गिरावट होगी और भारत की जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने की, उस पर असर पड़ना दिखेगा। चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत हमेशा से तटस्थ रहा है। भारत ने हमेशा इजराइल और ईरान के बीच में एक संतुलन बनाया है। इजराइल के साथ रक्षा सौदे जैसे स्पाइक मिसाइलें और ड्रोन भारत की ताकत को बढ़ाते हैं। तो वहीं ईरान की बात की जाए तो चाबहार बंदरगाह, तेल गैस साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम हो जाते हैं। इस जंग में किसी एक का खुला समर्थन करना भारत सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भारत के अंदर भी 140 करोड़ लोग अलग अलग देश के साथ बटे हुए हैं। ऐसे में किसी एक के साथ स्टैंड भारत के अंदर भी समस्या पैदा कर सकता है। भारत में लोग आपस में एक दूसरे पर भी वार पलटवार कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। भारत हालांकि दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है, लेकिन तटस्थ रहना लंबे युद्ध के साथ भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाशनी चाहिए। जैसे रूस के साथ वो बिजनेस कर सकता है, वेनेजुएला के साथ कर सकता है। प्रवासियों की रक्षा के लिए अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत को पहले से तैयार होना पड़ेगा। कूटनीति में संतुलन बनाना होगा ताकि इजराइल और ईरान दोनों से विवाद ना हो और भारतीयों के हित का भी नुकसान ना हो। आखिर में सवाल यह है कि क्या ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई है।
एक तरफ तकनीक है, दूसरी तरफ जिद है। एक तरफ बम है, दूसरी तरफ विचारधारा है। ट्रंप की धमकियों और वैश्विक मोहरों की चालबाजियों ने इस टकराव को फिलहाल परमाणु संघर्ष की कगार तक ला दिया है। भारत के लिए युद्ध न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक कूटनीतिक चुनौती वाला भी है। अगर ये आग फैलती है तो फिर भारत में तेल का संकट, महंगाई का संकट, भारत के लोग जो बाहर रहते हैं उनकी सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध केवल रेगिस्तान तक रहेगा या फिर इस जंग की आग पूरी दुनिया को चपेट लेगी। इतिहास ये कहता है कि ऐसी जंगें शांति नहीं सिर्फ तबाही लाती हैं और इसीलिए भारत को इस आग से बचने के लिए सावधानी, समझदारी और तेज कदम उठाने होंगे।